हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आइए ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के टॉपिक्स को समझते हैं। अब जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एक एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजिंग को कैसे कैसे स्ट्रक्चर वाइज बनाया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब हम उसके बारे में जानेंगे। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को चार तरीके से डिफाइन किया जाता है, चार तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी हम इस वीडियो में केवल दो स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और वो दो स्ट्रक्चर होंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसमें आप इस वीडियो में फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे, उसकी मीनिंग और कैसे इसको बनाया जाता है और ये सूटेबल कहाँ है, कहाँ कहाँ पे है, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस। इसी तरीके से डिविजनल कहाँ पे सूटेबल होता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सब के बारे में आपको पर्टिकुलर नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट्स आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ जो पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल्स। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो उसमें हम एक रिलेशनशिप का पैटर्न एस्टेब्लिश करते हैं। यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, किसको अपनी आंसरबिलिटी करेंगे। तो वो एक जो रिलेशनशिप होता है सीनियर्स और सबॉर्डिनेट्स का, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता है। इसमें हम रिलेशनशिप बनाते हैं वेरियस पोजीशंस और एक्टिविटीज़ के अनुसार। यानी कि जो वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उसकी रिलेशनशिप तैयार करना इसमें रहता है। और साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क रहता है मैनेजर्स का और एम्प्लॉयज़ का, जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शंस करते हैं। यानी कि इसमें हम तीन चीज़ें बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। एक, रिलेशनशिप का पैटर्न एस्टेब्लिश करते हैं वर्कर्स के बीच में, जिसमें कि उनकी वेरियस पोजीशंस और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं कि वर्कर्स की पोजीशंस क्या होंगी, किस पोजीशन में वो लोग काम कर रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं। और इसमें मैनेजर्स का और एम्प्लॉयज़ का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो जो उनको बताया गया है, जो उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या काम करेंगे, वो क्या अपनी ड्यूटीज़ फुलफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो उसके बारे में जो बनाया जाता है उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसका जो मीनिंग है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। यानी जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं उसका आउटकम होता है ये। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स, वर्क एंड रिसोर्सेज। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है उसको फ्रेमवर्क कहा जाता है, मैनेजरियल और ऑपरेशन टास्क जो परफॉर्म किया जा रहा है उसका। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्या काम किए जा रहे हैं, क्या वर्किंग की जा रही है, तो उसके अनुसार एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें कि मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें रिलेशनशिप होती है वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़, उनकी वर्क और रिसोर्सेज के आधार पे। जैसे कि अभी चार्ट देख रहे होंगे, जैसे इसमें देखिए सबसे ऊपर एक सीईओ है। सीईओ ने दो मैनेजर अपॉइंट किए हैं अलग अलग वर्किंग के लिए। प्रोडक्शन के लिए एक हेड सुनिश्चित किया जिसको प्रोडक्शन मैनेजर कहेंगे, और एक मार्केटिंग के लिए एक हेड बनाया जिसको मार्केटिंग मैनेजर कहेंगे। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने अपने नीचे दो लोगों को अपॉइंट किया, दो फोरमैन्स उसने अपॉइंट किए, एक फैब्रिकेशन के लिए और एक असेंबली के लिए। और उसके नीचे वो वर्कर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। ऐसे ही जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने भी अपने नीचे ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, सेल्स ऑफिसर्स। एक सेल्स ऑफिसर ए है और एक सेल्स ऑफिसर बी है, और उन्होंने अपने नीचे अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया है सेल्समैन्स में अलग अलग। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि कौन सा व्यक्ति किसके नीचे काम करेगा और किसके ऑर्डर्स फुलफिल करेगा, क्या एक्टिविटीज़ करेगा। तो ये सारा जो होता है इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स द शेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better flow over the operations of a business enterprise. कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर जो है स्मूथली कितने सबॉर्डिनेट्स के संग मैनेज कर सकता है, यानी कि वो अपने नीचे कितनी चेन बना सकता है अपने वर्कर्स की, जिसको वो स्मूथली मैनेज कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। तो जो एक कंट्रोलिंग है, जो एक कम्युनिकेशन होता है जो स्मूथली चलती रहे बिजनेस ऑपरेशंस की, बिजनेस एंटरप्राइजेस की, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है इसका हमेशा, तो इसलिए आप उसको ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिए कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, जिसमें कि एक जो सबॉर्डिनेट होता है, सॉरी जो सुपीरियर होता है, वो अपने नीचे कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, किसको कितना इजीली कंट्रोल कर सकता है।
ये इसका एक देखिए डायग्राम है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें कि एक बिजनेस के बारे में बताया गया है कि जैसे ये ऊपर एक छोटा बिजनेस है, उसमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें सबसे ऊपर एक हेड है, उसने नीचे अपने नीचे 2 लोगों को अपॉइंट कर रखा है, 2 हेड्स बनाए हैं उसने, सब हेड्स, और उन्होंने अपने नीचे 2-2 हेड्स बनाए हैं, और उसके नीचे वर्कर्स की टीम है, एक टीम इधर है, एक टीम इधर है, ऐसे इधर भी है, आप इधर देख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये जो है इनकी वर्किंग्स चलती हैं। ऐसे देखिए ये भी है सही कि इसमें एक ऊपर हेड है और उसने अपने नीचे 4 हेड्स बना रखे हैं, और उसमें से जो नीचे एक सब हेड है उसने अपने नीचे इन 4 लोगों को अपॉइंट किया है, उसने इन 4 लोगों को अपॉइंट किया है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता है, इसी को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू कोई मैनेजर या फिर कोई सबॉर्डिनेट अपने नीचे कितने सुपीरियर अपने नीचे कितने सबॉर्डिनेट्स को इजीली मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरीके का होता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो पहले जो है इनकी देखिए मीनिंग देखिए, जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उनकी नेचर और उसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, यानी कि नेचर ऑर्गेनाइजेशन नेचर और उसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरी करता है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कोई कंपनी फॉलो करेगी, बनाएगी, जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर को आप ये समझ लीजिए जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वो एक तरह का प्रोडक्ट लाइन बनाती है, अगर एक ही प्रोडक्ट बनाती है या फिर एक ही कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे बैंक हो गया या कुछ हो गया, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर माना जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे गारमेंट्स का काम करती है, तो गारमेंट्स उसके लिए प्रोडक्शन जो होगा वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में रहेगा, जिसमें वो लोग अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। मार्केटिंग का काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, सेल्स का काम होता है, फाइनेंस का काम होता है, परचेजिंग का काम होता है, पब्लिक रिलेशंस का काम होता है। तो वो अपने सभी डिपार्टमेंट्स वाइज एक एक हेड बना देंगे, एक मैनेजर अपॉइंट कर देंगे, और उसके नीचे उनकी पूरी टीम काम करेगी। तो इस तरीके से जब किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें जब कोई कंपनी जब एक्सपेंड कर जाती है, ग्रो कर जाती है, और जब वो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डीलिंग करती है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स में डीलिंग करती है, तब वो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। वो टेरिटरियल डिपार्टमेंट हो सकता है, टेरिटरियल हो सकता है, या फिर एरिया वाइज भी हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है। जैसे आप एक कंपनी ले लें, जैसे कि मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग उसने कंपनी के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, यानी कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि आप देखिए चार्ट कि एक एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने अपने नीचे उसकी 4 कंपनियां काम करती हैं, एक बुक्स बनाती है, एक पीरियडिकल्स बनाती है, एक स्टेशनरी बनाती है, और एक कुछ सीईओ और म्यूज़िक, मतलब सीईओ है वो म्यूज़िक और मूवीज़ का। तो ये अलग अलग काम करती है, तो उसने सबके लिए अपना एक सीईओ अपॉइंट कर रखा है, और वो जो सीईओ होंगे वो अपने कंपनी के लिए, अपने डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके लिए अपनी आंसरेबिलिटी उनकी रहेगी, और वो लोग अपने पूरे डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसके लिए वो ज़रूरी जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो लोग करेंगे, यानी कि मैनेजर्स वगैरह जो भी कुछ हैं वो खुद ही अपॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से जब कंपनी का एक्सपेंशन हो जाता है, वेरियस लाइन्स में जब कंपनी आ जाती है, तब डिविजनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब आइए इनका अलग अलग जान लेते हैं मीनिंग्स। तो सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट लाइन हो सकती है कंपनी की, जब कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट में डीलिंग करती है तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें ये इसका एक चार्ट है, जैसे सबसे ऊपर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने फंक्शंस के आधार पे कंपनी को डिवाइड किया है। एक प्रोडक्शन मैनेजर बनाया जो प्रोडक्शन के काम संभालेगा, प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा, और एक फाइनेंस मैनेजर है जो कंपनी के फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो फंड्स कैसे लेके आना है, कैसे फंड्स को यूटिलाइज करना है, एप्लीकेशन कैसे करने हैं फंड्स के, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मार्केटिंग मैनेजर है, तो मार्केटिंग मैनेजर अपने कंपनी के मार्केटिंग के लिए किस तरीके से बेहतर मार्केटिंग हो, बेहतर सेल्स हो, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मार्केटिंग मैनेजर अपने नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सकता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक मैनेजर बना दे, एक सेल्स का मैनेजर बना दे, कस्टमर सर्विस का मैनेजर बना दे, एक मार्केटिंग रिसर्च का मैनेजर बना दे। तो लेकिन सबको जो डील कर रहा है वो मार्केटिंग मैनेजर ही कर रहा है, तो इस तरीके से वो बना सकता है अलग अलग। और पर्सनल मैनेजर अलग होगा जो ह्यूमन रिसोर्स को संभालेगा। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जो वर्क करता है, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन के लिए काम करता है। अब देखिए इसकी डिफरेंस, इसकी मीनिंग। तो देखिए ये क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वेयर इन जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड इन वेरियस major functions, and these major functions are organized as separate departments. This kind of organized structure classifies people according to the function they perform in the organization. A person will be in charge of each department. In case of manufacturing concern, he
कैन हैव प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्सेट्रा। यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में सिमिलर नेचर ऑफ जो वर्क होंगे, सिमिलर नेचर ऑफ जो जॉब्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया जाता है। सभी जो मेजर फंक्शंस होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उन मेजर फंक्शंस को अलग अलग तरीके से ग्रुप किया जाता है और उन ऑर्गेनाइज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और उस डिपार्टमेंट्स में जो व्यक्ति उस काम को करने में एक्सपर्ट है उसको उसी काम में लगाया जाता है। जैसे सेल्स का काम जैसे जानते हैं जो लोग, उनको सेल्स डिपार्टमेंट में रखेंगे। जो परचेस का काम जानते हैं उसको परचेस डिपार्टमेंट में रखेंगे। जो प्रोडक्शन का काम जानते हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखेंगे। जो ह्यूमन रिसोर्स का काम जानते हैं, स्टाफिंग वगैरह करना जानते हैं, ट्रेनिंग देना जानते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में डाल देंगे। और पब्लिक रिलेशंस जो अच्छे से कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उनको पब्लिक रिलेशंस के डिपार्टमेंट डाल देंगे। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज लोगों को डाला जाता है। उसमें हेड बनाया जाता है, मैनेजर होगा वो उसका, जैसे मैनेजर आप देख रहे हैं, और उसके नीचे पूरी टीम काम करेगी। तो इस तरीके से जब किसी सिमिलर फंक्शंस के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखिए इस तरीके से ये एक ब्रॉड फंक्शनल स्ट्रक्चर है। जैसे किसी कंपनी को आप ले लीजिए, जैसे कि सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा तो सबसे ऊपर मेन जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं मेन। वो लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट जो होगा वो अपने नीचे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसने अपने नीचे वेरियस सेक्शंस बनाए हैं। एक मार्केटिंग सेक्शन अलग, एक इंजीनियरिंग सेक्शन अलग, एक प्रोडक्शन सेक्शन अलग, एक फाइनेंस सेक्शन अलग और एक पर्सनल और स्टाफ सेक्शन अलग। जो इस तरीके से जो बनाए गए हैं ये सब, इनको आप मैनेजर मान लीजिए। जैसे कि मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का एक मैनेजर होगा, मार्केटिंग का एक मैनेजर होगा, इंजीनियरिंग का एक मैनेजर होगा, प्रोडक्शन का एक मैनेजर होगा, फाइनेंस का एक मैनेजर होगा, ऐसे ही पर्सनल का एक मैनेजर होगा। तो वो जो ये जो मैनेजर्स हैं ये लोग अपने नीचे पूरी टीम रखते हैं। मार्केटिंग जो मैनेजर होगा वो अपने नीचे मार्केटिंग रिसर्च एक ऑफिसर बनाएगा, एक मार्केटिंग प्लानिंग का ऑफिसर बनाएगा, एक एडवर्टाइजिंग का ऑफिसर बनाएगा, एक सेल्स प्रमोशन का एक ऑफिसर बनाएगा। ऐसी इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिसर बनाएगा, एक प्रिलिमिनरी डिजाइनिंग के लिए एक ऑफिसर बना देगा, एक पैकेजिंग के लिए ऑफिसर बना देगा, एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑफिसर बना देगा। तो इस तरीके से ये बनाए जाते हैं। ऐसे प्रोडक्शन वाले अपने हिसाब से प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए ऑफिसर अपॉइंट करेगा, परचेजिंग के लिए ऑफिसर अपॉइंट करेगा, टूलिंग के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, जनरल प्रोडक्शन के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फाइनेंस वाले फाइनेंसिंग प्लानिंग के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट कर देगा, बजट बनाने के लिए ऑफिसर अपॉइंट करेगा, जनरल अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट्स अपॉइंट करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग से कॉस्ट अकाउंटेंट्स अपॉइंट करेगा। और जो पर्सनल जो स्टाफ है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा हेड। तो ह्यूमन रिसोर्स वाले अपने हिसाब से जो वेरियस मैनेजर्स होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो उनको अपॉइंट करेगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रन करती है जिसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल इसका समझ लीजिए। जैसे कि एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये केस स्टडी है एक, जिसमें आपको ये समझना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है। मैं आपको साथ ही साथ चैप्टर के साथ साथ केस स्टडी साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए आपको चैप्टर में केस स्टडीज़ भी एक साथ समझ में आ जाएंगी। तो देखिए जैसे ये एग्जांपल है, ये एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है उसका, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसकी गुड़गांव में है, और मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो फरीदाबाद में है। यानी कि एक ही कंपनी है लेकिन उसकी जो है वो अलग अलग जगह पे से वो ऑपरेट होती है। यानी कि उसका मेन रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वो गुड़गांव में है, और जो मार्केटिंग जो होती है उसकी फरीदाबाद से होती है। The company manufactures different types of trucks. In this case, the company should adopt functional structure since it's manufactured trucks only a single product. तो कंपनी जो है केवल ट्रक्स का ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ट्रक्स ही बना रही है, तो इसलिए वो जो कंपनी होगी वो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्योंकि ट्रक्स के अलावा और कुछ बनाती नहीं है वो अगर और भी चीज़ों में डीलिंग करते तो डिविजनल बनाते, लेकिन वो सिर्फ ट्रक्स बना रहे हैं, तो इसलिए ट्रक्स के लिए वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही अडॉप्ट करेंगे। तो इसीलिए द कंपनी है सेपरेट डिपार्टमेंट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, गुड़गांव में उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट उनकी फरीदाबाद में है। तो कंपनी बहुत लार्ज है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें भी परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों में उनको हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो केवल फंक्शनल स्ट्रक्चर से ही आती है। तो इसीलिए इस तरह के केस में फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये आई होप आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो गया होगा। देखिए इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्पेशलाइजेशन आती है, दूसरा बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, तीसरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है कंपनी का, कॉस्ट रिडक्शन होती है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, और ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है वर्कर्स को, और अटेंशन मिलता है, ड्यू अटेंशन, सब लोग अटेंशन में काम करते हैं। तो आइए इसका डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्पेशलाइजेशन है।
तो देखिए स्पेशलाइजेशन कैसे आ जाती है, क्योंकि व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन देन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ओनली। यानी कि इसमें क्या होता है, जो जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको ग्रुप किया जाता है, और जो सेम तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसमें उन्हीं तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है, डाला जाता है, और उनको लगातार एक ही काम करने को कहा जाता है, जिससे क्या होता है उनके अंदर वो लगातार एक ही काम करते रहते हैं, और एक ही काम करते करते वो एक्सपर्ट बन जाते हैं उस काम में, और उनके अंदर स्पेशलिटी आ जाती है उस चीज़ की। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे ये ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो किसी को जो है जो डिज़ाइनिंग के काम में लगाया गया है कुछ लोगों को, तो उनका काम सिर्फ यही है कि वो डिज़ाइन करेंगे, वो कंप्यूटर में अपना डिज़ाइन करेंगे ट्रक्स को, और पेपर में ड्राइंग करके वैसे करके, तो वो लगातार एक ही काम कर रहे हैं लगातार, तो वो करते करते उसमें एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, किसी को सिर्फ असेंबलिंग के काम भी लगाया गया, वो असेंबलिंग करते रहेंगे, तो असेंबलिंग करते करते क्या है वो उसमें एक्सपर्ट हो गए, तो यानी कि वो करते करते वो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी जो मैन पावर है वो ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज होती है, और रिसोर्सेज का वो कम से कम यूटिलाइज कर पाते हैं, और जिससे कि कंपनी का जो आउटपुट है वो अच्छे से अच्छा आ पाता है। दूसरी चीज़ क्या है, इजी सुपरविजन, यानी कि सुपरविजन करना आसान हो जाता है। जो जो हेड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो देखिए जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर बिकम फेमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म बिकॉज ऑल द टास्क रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली। एज ए रिजल्ट ही कैन इजिली सुपरवाइज हिज डिपार्टमेंट। यानी कि जो सुपरवाइजर्स होंगे उनको पता रहता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन क्या काम कर रहा है, तो और उनको जो है सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से मतलब होता है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन का जो हेड होगा, प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, वो केवल अपने, मान लीजिए वहाँ पे अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनका मतलब सिर्फ 10 लोगों से रहेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो सेल्स में जाके डायरेक्ट करे या फिर परचेस में जाके डायरेक्ट करे। उसका काम सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही रहेगा और उन्हीं को अपने लोगों को सुपरवाइज करेगा। तो इसलिए क्या होता है, इजीली सुपरविजन हो जाता है, अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ऐसे ही परचेस वाले परचेस को डायरेक्ट करेगा, परचेस मैनेजर जो होगा परचेस के लोगों को डायरेक्ट करेगा, सेल्स मैनेजर सेल्स अपने सेल्समैन को डायरेक्ट करेगा। उसको दूसरे डिपार्टमेंट में तांग झांक करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो इसीलिए उनको अपना सीमित दायरा पता रहता है कि हमारा एरिया क्या है, हमें इतने इस एरिया में ही काम करना है, इतने लोगों को सुपरवाइज करना है, तो इसलिए ईजिली सुपरविजन हो जाता है। और तीसरी बात क्या है, इंक्रीजिंग मैनेजर एफिशिएंसी। तो देखिए मैनेजर एफिशिएंसी भी कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं और वन डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शंस अगेन एंड अगेन। जो मैनेजर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, जो हेड्स हैं, उनको भी पता रहता है कि भैया हमारे हमारे अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, और उनको भी जो है बार बार उन्हीं को ही सुपरवाइज करना होता है, बार बार उन्हीं को ही इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, उन्हीं को डायरेक्ट करना होता है। तो जिस वजह से क्या होता है, उनको भी सुपरवाइज करना बहुत आसान हो जाता है उनको। जिस वजह से क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं उनकी स्पेशलिटी इंक्रीज होती है, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, अपनी एफिशिएंसी वो उनकी इंप्रूव हो पाती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। चौथी बात, इफेक्टिव ट्रेनिंग। इफेक्टिव ट्रेनिंग में यह है कि जो डिपार्टमेंट्स होंगे उस डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सब लिमिटेड रेंज के ही होंगे, और लिमिटेड रेंज के होंगे, तो उनका जो भी हेड होगा, जैसे परचेस है तो परचेस का हेड परचेस मैनेजर है, और मान लीजिए परचेस में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो परचेस मैनेजर को केवल 10 लोगों को ही ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, उन्हीं को ट्रेनिंग देनी है। वो उसको अलग से सेल्स वालों को ट्रेनिंग देने से या प्रोडक्शन वालों को ट्रेनिंग देने से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने परचेस वालों को ट्रेनिंग देगा, परचेस मैंस को ट्रेनिंग देगा, और उसको जो है किसी को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से सिर्फ अपने लिमिटेड स्किल्स का वो यूज़ करेगा। जो परचेस के लिए जो भी स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो क्वालिटी की ज़रूरत होती है, केवल उतना ही उसको बताएगा, उन लोगों को बताएगा। इससे ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है मैनेजर को। वो सेल्स कैसे करना है ये उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ इतना बताना होता है कि भाई तुमको परचेस कैसे करना है, तुमको अच्छी क्वालिटी का माल कैसे खरीदना है, बस इतना उसको बताना है, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से सीमित दायरा होने की वजह से, सीमित एरिया होने की वजह से वो ट्रेनिंग देने में उसको इफेक्टिव हो जाता है, वो इजीली ट्रेनिंग दे पाता है। फिर है नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट इसलिए है क्योंकि जो वर्कर्स हैं, जो वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, उनको पता रहता है कि भैया हमें कितना काम करना है, कितनी एरिया में काम करना है, कितने रिसोर्सेस में काम करना है। तो जिस वजह से क्या होता है, उनका मिनिमम कॉस्ट में वो लोग काम कर पाते हैं, मिनिमम रिसोर्सेज में वो काम कर पाते हैं, क्योंकि वो लगातार एक ही काम कर रहे हैं, तो एक ही काम करते करते वो एक्सपर्ट हो गए हैं। तो जितने रिसोर्सेज उनको दिए जाते हैं वो उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन में करने के लिए एक वर्कर को बोला गया है कि तुमको 10 यूनिट्स एक दिन में बनाने हैं, और 10 यूनिट्स के बराबर उनको रॉ मटेरियल दिया गया है, यूनिट्स दिए गए हैं। तो वो क्या करता है, पहले तो 10 यूनिट्स वो बनाता था अपने सारे यूनिट्स में, सारे इनपुट्स में, लेकिन वो करते करते एक्सपर्ट हो गया है कि अब वो जितने यूनिट्स उसको मिलते हैं 10 यूनिट्स में, वो 10 यूनिट से 12 यूनिट बना देता है, 13 यूनिट बना देता है। यानी कि वो इफेक्टिव से एफिशिएंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो कंपनी का काम है, वो लोअर कॉस्ट में पूरा हो पाता है, मिनिमम कॉस्ट में पूरा हो पाता है। तो इस तरीके से जो डुप्लीकेशन होती है वो चीज़ें दूर हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं।
अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की कमियां भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। हमेशा ही इसके हर चीज़ के एडवांटेजेस भी नहीं होते। तो डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़, लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। दूसरा, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। तीसरा, इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स। और चौथा है लेस चांस टू प्रमोशन। तो पहला है इसमें एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए इसमें बात ये आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो पूरा का पूरा जो वर्क है, उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग टास्क में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो डिपार्टमेंट्स बनाने से प्रॉब्लम ये आती है कि जो डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज़ को एक डिपार्टमेंट में रखा गया है, उनका सिर्फ जो ध्यान है वो केवल डिपार्टमेंट तक सीमित होकर रह जाता है। वो लोग कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोच ही नहीं पाते। वो उनकी मेंटेलिटी इतनी संकीर्ण हो जाती है, इतना वो लोग अपनी लो मेंटेलिटी में आ जाते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट्स को ही बेहतर मानते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स की परवाही नहीं करते हैं। अगर परचेस वाले हैं तो परचेस वाले बस अपने परचेस तक ही मतलब रखेंगे। वो उनका आपस में दूसरे डिपार्टमेंट से वो बैर रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया हम अपने पे ध्यान देंगे, हम बेहतर करेंगे, सेल्स वालों से हमें मतलब नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपस में जो है डिपार्टमेंट्स की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को पे ही ध्यान देते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है उस पर वो ध्यान ही नहीं देते। और ध्यान नहीं दे पाने की वजह से क्या होता है कि जो कंपनी जो है, क्योंकि कंपनी तो भी रन होगी जब सभी डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करेंगे, सभी लोग एक साथ एकजुट होंगे। वो एकजुट वो ही नहीं पाते, वो केवल अपने ही डिपार्टमेंट्स को वही उसको बेहतर प्रेफर देते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते ही नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, कि जो लोग होते हैं उनकी जो सोच है वो संकीर्ण हो जाती है और वो सिर्फ एक कुएं का मेढक बन के रह जाते हैं। दूसरी बात क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो देखिए डिपार्टमेंट्स बनने से क्या होता है, जो डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। हमेशा एक दूसरे डिपार्टमेंट एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए कि जो सीईओ है, जो जनरल मैनेजर है, उसने सभी मैनेजर्स को बुला के, डिपार्टमेंट हेड्स को बुला के कहा है कि अगले महीने हमारी कंपनी की सेल 10,000 यूनिट्स इंक्रीज होनी चाहिए। तो 10,000 यूनिट्स इंक्रीज कब होंगी, जब सभी लोग मिलके काम करेंगे। 10,000 यूनिट्स इंक्रीज होने के लिए सबसे पहला काम किसका है, फाइनेंस वाले का, कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करे परचेस वालों को, कि वो इतना रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा परचेज करें। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन वाले हैं वो प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन करने के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो एक्स्ट्रा वर्कर्स कहाँ से आएंगे, जब उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स वाले काम करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है तब काम आगे बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के साथ साथ स्टोर की ज़रूरत पड़ती है, कि स्टोर वाले अपना सही से काम करें, स्टोर में ज़रूरी रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल रहे, जिससे कि उनका कंपनी का काम कभी रुके नहीं। और उसके साथ साथ फिर मार्केटिंग वालों की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स की बेचने के लिए, सेल्स वालों को एक्स्ट्रा सेल्समैन सपोर्ट करने पड़ेंगे। तो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब मान लीजिए उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स बन गए कि परचेस वाले ही कहेंगे, मान लीजिए टाइम पे टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए, 10,000 यूनिट्स नहीं हो पाए, तो फिर उसके बाद जनरल मैनेजर आके सबको बुलाएगा और मीटिंग करेगा कि भैया क्यों नहीं हो पाया पूरा। तो सब एक दूसरे पे गलतियां थोपना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि परचेस वाले जो है वो कहेंगे फाइनेंस वालों ने कि हमको सही से फाइनेंस नहीं मिला, तो हम घटिया क्वालिटी का माल हमको मिल पाया, अच्छी क्वालिटी का माल नहीं मिल पाया। सबसे पहले जो है सेल्स वाले यही कहेंगे कि हमको जो है घटिया क्वालिटी का माल दिया गया था, अच्छी क्वालिटी का माल नहीं दिया गया, जिस वजह से कंपनी की जो सेल है वो नहीं बढ़ पाई। जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं बस उतना ही रहे, नए लोग नहीं जुड़ पाए, और जो एग्जिस्टिंग लोग थे वो भी चले गए। तो इसकी जो गलती है वो किसकी गलती थी, जो रॉ मटेरियल की गलती थी, कि रॉ मटेरियल सही से नहीं आ पाया। परचेस वाले इसके लिए कहेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल जो है सही से नहीं आ पाया। तो इसके लिए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी फाइनेंस वालों को दे दी कि हमको साइंस सही से फाइनेंस नहीं दिया गया। तो इस तरीके से क्या है, हमेशा लोग डिपार्टमेंट वाइज एक दूसरे पे गलतियां डाल देते हैं, कन्फ्लिक्ट्स डाल देते हैं, कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं एक दूसरे के। तो ये जो प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो ढंग से पूरा नहीं हो पाता है। और तीसरी बात यही है, डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, की जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स जो हेड होते हैं वो केवल अपने विश के लिए काम करते हैं, अपने विश के लिए काम करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं बन पाता, पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। परचेस वाले सोचेगा कि भाई मेरा डिपार्टमेंट बेहतर हो जाए, जिस वजह से मैं जो है सीईओ की नज़र में बेहतर हो जाऊं, जनरल मैनेजर की नज़र में बेहतर हो जाऊं। सेल्स वाले सोचेंगे कि भाई हम जो है बेहतर हो जाएं, अपना जो है बाकियों को भाड़ में जाने दो। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से डिपार्टमेंट्स जो हैं, कन्फ्लिक्ट्स उनके इतने ज़्यादा रहते हैं कि जो ओवरऑल जो
बताया गया है जो टारगेट्स अचीव करने हैं उसके बारे में सब नज़रअंदाज कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है ये कंपनी को ले डूबती है। कंपनी इसी वजह से उनके जब टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, जब सेल्स नहीं हो पाएगी, तो कंपनी कभी रन नहीं कर पाएगी आगे, स्मूथली फंक्शंस नहीं हो पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और फिर कंपनी कभी कभार इसी वजह से बंद होने की कगार पे भी आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स एक फंक्शनल स्ट्रक्चर में रहता ही रहता है। अब देखिए इसकी सूटेबिलिटी, कहाँ पे ये सूटेबल होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन साइज बहुत बड़ा हो, बहुत लार्ज हो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, अशोक लीलैंड जैसा मान लीजिए, तो वहाँ पे ये फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होगा, वहाँ पे हम इजीली फंक्शनल और स्ट्रक्चर को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, वेयर देर आर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, डाइवर्सिफाई हो एक्टिविटीज़, जो परचेज बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा हो, सेल्स बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा हो, प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा हो, तो जहाँ पे ऐसा जब होता है तो वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है, सूटेबल होता है। और तीसरा, वेयर ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नीडेड, जब आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की परचेज के लिए बहुत अनुभवी परचेसमैन्स चाहिए जो अच्छी रॉ मटेरियल को समझ सके और उनको ला सके। जैसे स्पेशली आप ज्वेलरी मेकिंग के काम में, ज्वेलरी मेकिंग के काम में अगर डायमंड ज्वेलरी है तो डायमंड की उनको एक बहुत अच्छी नज़र होनी चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कहाँ से उनको बेहतर डायमंड मिल सकता है जिससे वो बेहतर डिज़ाइन कर सके, बेहतर ज्वेलरी बना सके। तो जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब आइए बात करते हैं डिविजन स्ट्रक्चर की। तो देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ पे सूटेबल होता है जब कंपनी एक्सपेंड करती है, जब कोई कंपनी जब अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है जब उसको बढ़ाना शुरू करती है, जब उसको इंक्रीज करना शुरू करती है, जब कंपनी अलग अलग लाइन्स में जाना शुरू करती है। जैसे कि कोई कंपनी है, अभी तक वो एक ही चीज़ का प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन अब उसने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है और अलग अलग चीज़ में डिवाइड किया है, मतलब उसको डाइवर्सिफाई किया है। उसने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम अलग से शुरू किया, अलग से फैक्ट्री डाली उसकी, सीमेंट्स प्रोडक्शन के लिए अलग से काम शुरू किया, अलग से उन्होंने फैक्ट्री डाली, फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग से उसने फैक्ट्री डाली है, कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से फैक्ट्री डाली है। तो हर जगह अलग अलग यूनिट्स चल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और हर एक डिवीजन में जो डिवीजन उन्होंने बनाए हैं, टेक्सटाइल डिवीजन बनाया है तो टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर भी फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो होगा, यानी कि वहाँ पे भी हाई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होगी। अब टेक्सटाइल में भी परचेस की ज़रूरत होती है, परचेस करनी पड़ती है, प्रोडक्शन करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोडक्शन चाहिए, सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो पूरा फंक्शनल स्ट्रक्चर उसके अंदर होगा टेक्सटाइल के अंदर। ऐसे सीमेंट में भी सेम है, सीमेंट की फैक्ट्री में भी आपको प्रोडक्शन करना है, परचेस करना है रॉ मटेरियल, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, सेल्स की ज़रूरत होती है, तो सब कुछ आपको चाहिए। ऐसे ही आपको फूड प्रोडक्ट्स में भी पूरी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी है, उसके सब कुछ डिज़ाइन विज़ाइन और सब कुछ उसमें ज़रूरत होती है, स्टोर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको सब कुछ चाहिए। यानी कुल मिला के आप ये देखिए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, पर्सनल, ये सब कुछ सब जगह फॉलो होता है। यानी कि डिविजन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर अंदर आ जाता है उसके, यानी जब कंपनी एक्सपेंड कर जाती है तब फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ठीक है, इसका मीनिंग कि when the organization is producing more than one type of product and serving a number of distinctive markets, the divisional structure is considered more suitable. Divisional structure is an organizational design wherein there are separate divisions for different products, each division having functions like production, marketing, finance, etc. Each divisional head is required to look after all functions related to the product or market territory. यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और उससे ज़्यादा जब वो सर्विंग करती है, डिस्टिंक्टिव मार्केट्स में सर्विंग करती है, तो वो जो होता है उसको डिविजनल स्ट्रक्चर बन जाता है वो, और वो ज़्यादा सूटेबल होता है दूसरों के मुकाबले। यानी कि जो दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर, उससे ज़्यादा ये सूटेबल होता है, क्योंकि इसमें कंपनी एक्सपेंड कर जाती है, कंपनी डाइवर्सिफाई होती है, और अपने अपने ईच प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जब वो डीलिंग करती है तो सबके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनते हैं, और उसमें जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो उस डिवीज़न वाइज काम करते हैं। यानी कि हर एक जो वर्कर होगा वो उस डिवीज़न वाइज, उस प्रोडक्ट वाइज में एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे अभी देखिए चार्ट, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, तो उसने उसकी कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बुक्स मैन्युफैक्चर होती है, तो बुक्स के डिवीज़न के लिए उसने सीईओ बनाया, बुक्स सीईओ। ऐसे ही पीरियोडिकल्स बनते हैं, तो पीरियोडिकल्स के लिए उसने एक अलग से एक सीईओ अपॉइंट किया, जो सीईओ का, जो पीरियोडिकल्स का सीईओ होगा। स्टेशनरी के कामों के लिए एक अलग से स्टेशनरी का सीईओ अपॉइंट किया, और म्यूजिक्स वगैरह भी वहाँ पे, मूवीज़ वगैरह भी मैन्युफैक्चर होती हैं, प्रोडक्शन होती हैं, तो उसका भी सीईओ उसने अलग से अपॉइंट किया। तो इस तरीके से मैनेजिंग डायरेक्टर एक है, शेयर होल्डर्स कंपनी के एक ही हैं। जैसे आप रिलायंस देख लीजिए,
तो रिलायंस कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स एक ही है, लेकिन रिलायंस अलग अलग चीज़ों में डीलिंग कर रही है। उसकी एनर्जी सेक्टर अलग है, पावर सेक्टर अलग है, रिटेल सेक्टर अलग है, टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर अलग है। तो हर चीज़ अलग अलग चीज़ में डीलिंग कर रही है। ठीक है, तो कंपनी के डायरेक्टर एक ही हैं मुकेश अंबानी, लेकिन शेयर होल्डर्स भी एक ही हैं, लेकिन सबके उसने सीईओ अलग बना रखे हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए ये एक एग्जांपल है, L&T, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो ये कंपनी है। तो लार्सन एंड टर्बो इतने सारी चीज़ों में डीलिंग करती है। वो जो है, जो डीलिंग करती है वो पावर सेक्टर में डीलिंग करती है। जो पावर सेक्टर का अलग से पूरा डिपार्टमेंट्स इन्होंने बना रखे हैं, पूरा डिवीज़न इन्होंने बना रखा है। ऐसे ही हैवी इंजीनियरिंग के लिए अलग से उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अलग से डिपार्टमेंट पूरा डिवीजन बना रखा है, मशीनरी के लिए अलग से डिवीजन बना रखा है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से डिवीजन बना रखा है, आईटी कम्युनिकेशन के लिए अलग से डिवीजन बना रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से डिवीजन बना रखा है। यानी कि लार्सन एंड टर्बो बहुत बड़ी कंपनी है जो अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई है, और इसलिए डाइवर्सिफाई की वजह से अलग अलग डिवीजन उसने बना रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंपनी जब ऑपरेट होती है तो वो डिवीजन स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। देखिए ये एक चार्ट है इसका, प्रोडक्ट वाइज इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही होगा, जैसे आप इसको समझ लीजिए कोई कंपनी है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो कॉस्मेटिक्स की रेंज अलग है उनकी, कॉस्मेटिक्स का डिवीज़न अलग है, मेडिसिन का डिवीज़न अलग है, गारमेंट्स का डिवीज़न अलग है, फुटवियर का डिवीज़न अलग है, लेकिन उस डिवीज़न में भी सारे फंक्शनल काम होते हैं, तो इसलिए फंक्शनल मैनेजमेंट वहाँ पे फॉलो होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर वहाँ फॉलो होता है। यानी कि कॉस्मेटिक्स में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, परचेस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। ऐसी मेडिसिन में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, परचेस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग फाइनेंस सब अलग अलग है। ऐसे ही गारमेंट्स में भी सब अलग है, प्रोडक्शन परचेस फाइनेंस सब अलग है, फुटवियर में भी प्रोडक्शन परचेस मार्केटिंग फाइनेंस सब अलग अलग है। यानी कि कंपनी एक्सपेंड हो गई है और अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये देखिए इसका एक ये जो है ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को टेरिटरी वाइज डिवाइड किया गया है। टेरिटरी वाइज में जैसे किसी कंपनी को जब हम बहुत बड़े फॉर्म में डिवाइड कर दें, जैसे अब रेलवे ले लीजिए, जैसे रेलवे है तो रेलवे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है बट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो रेलवे को आप समझ लीजिए, जैसे रेलवे में नॉर्दर्न डिवीज़न वाइज आपने देखा होगा, नॉर्दर्न रेलवे चलता है, साउदर्न रेलवे चलता है, ईस्टर्न रेलवे चलता है, वेस्टर्न रेलवे चलता है। ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अलग है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे अलग है। तो उनके बहुत सारे डिवीजन्स के अकॉर्डिंग जो है रेलवे को डिवाइड किया गया है। तो रेलवे के सबसे ऊपर जो हेड है वो रेलवे मिनिस्टर हैं, और रेलवे मिनिस्टर्स के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और उसके नीचे उन्होंने अलग अलग डिवीज़न वाइज अलग अलग प्रेसिडेंट्स वगैरह बना रखे हैं। और उसके नीचे पूरी जो टीम है उनकी, इंजीनियर्स की, जूनियर इंजीनियर्स की, सेक्शन इंजीनियर्स की। और रेलवे जैसे स्टेशन वाइज अलग अलग हैं, गार्ड और स्टेशन मास्टर, और रेलवे वाइज टीटी वगैरह सब अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके से रेलवे का डिपार्टमेंट एक टेरिटरी वाइज रेलवे डिपार्टमेंट है जो डिविजनल स्ट्रक्चर में आता है और टेरिटरियल वाइज आता है। देखिए एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे कि वी गार्ड लिमिटेड, लीडिंग कंपनी इन केरला, इज एंगेज्ड इन डाइवर्सिफाइड बिजनेस नेमली इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एक्सेट्रा। यानी कि कंपनी है वी गार्ड करके जो केरला में है, और उसने डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने काम को। टेक्सटाइल अलग करते हैं, इलेक्ट्रिकल काम अलग करते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स का काम अलग करते हैं। तो these each of this have different departments, namely marketing, production, finance, research and development etc. तो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शन होती है, मार्केटिंग फंक्शन अलग होता है, प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता है, फाइनेंस फंक्शन अलग होता है, रिसर्च अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। तो इस केस में, तो इन दिस केस द कंपनी शुड अडॉप्ट डिवीजन स्ट्रक्चर, यानी कि सब अलग अलग हो रहे हैं, सब अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं, तो इसलिए इस डिवीजन के अकॉर्डिंग डिवीजन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो बिकॉज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स ग्रोथ एंड फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, it promotes flexibility and initiative because each division functions as an autonomous unit which leads to faster decision making। यानी कि डिवीजन वाइज अलग अलग हैं, तो डिवीजन वाइज अलग अलग में अलग अलग सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, और सीईओ अपॉइंट करने पे क्या होता है, जो डिसीजंस वगैरह जो लेते हैं वो अपने डिवीजन वाइज ही लेते हैं। यानी कि उनको फ्री छोड़ रखा है मैनेजिंग डायरेक्टर ने कि आप अपने डिवीजन को संभालिए, और अपने डिवीजन वाइज जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो मैनेजिंग है, जो कंट्रोलिंग है, वो आपको खुद करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जब काम चलता है तो कंपनी का काम बहुत जल्दी चलता है, बहुत जल्दी कंपनी राइज करती है, ग्रो करती है, और इस तरीके से जो कंपनी का काम होगा वो फास्टेस्ट डिसीजन के हिसाब से होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस में हम, कि डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो देखिए जैसे फंक्शनल में एडवांटेजेस थे, ऐसे डिविजनल में एडवांटेजेस हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेजेस है सेल्फ डेवलपमेंट, चांस फॉर प्रमोशन, यानी कि इसमें डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड,
तीसरा क्विक डिसीजंस, और फोर्थ है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। डिटेल में देखिए, सबसे पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि here all activities related to one type of product are grouped under one department. Attention on individual product line permits its growth, facilitates diversification of enterprises। यानी कि जो enterprises है, enterprises अपने पूरे काम को diversify कर लेती है। एक प्रोडक्ट, स्पेशली एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, एक डिवीज़न बनाया जाता है, और उस डिवीज़न में भी क्या होता है कि हाईली स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि जो किसी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पतंजलि कंपनी है, तो पतंजलि कंपनी अपने कॉस्मेटिक्स का काम अलग करती है और रिटेल का काम अलग करती है, फूड प्रोडक्ट्स का काम अलग करती है। तो जो फूड प्रोडक्ट्स का जो डिवीज़न बनाया गया है उसमें केवल फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड ही लोग अपॉइंट किए जाएंगे। जो फूड का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग का काम करते हैं, उन्हीं को रखा जाएगा। और उसी से रिलेटेड परचेज के लोग होंगे, सेल्स के लोग होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग होंगे, प्रोडक्शन के लोग होंगे, उन सबको अलग अलग उसमें अपॉइंट किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है और कंपनी जो है इजीली ग्रो कर पाती है और डाइवर्सिफाई करती है अपने एंटरप्राइजेस को। दूसरी चीज़, कोऑर्डिनेशन बिकम ईजी। क्योंकि कोऑर्डिनेशन इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो डिविजन्स बनाए जाते हैं, वो डिविजन्स वाइज ही यहाँ पे लोग होते हैं और स्पेशलाइजेशन वाइज लोग होते हैं। परचेस का काम केवल उसी रिलेटेड कामों को करना है। जैसे पतंजलि कंपनी है, तो पतंजलि कंपनी अगर फूड प्रोसेसिंग का काम करती है तो फूड प्रोसेसिंग के जो लोग होंगे वो केवल फूड प्रोसेसिंग के काम में ही रहेंगे, डिविजनल के काम में रहेंगे। तो उसमें से भी जो परचेस डिपार्टमेंट बनाया गया है वो परचेस के कामों के लिए बनाया गया है। यानी कि उनका काम क्या है, परचेस करना, वो परचेस वगैरह ही करेंगे और कुछ नहीं होगा। जो सेल्स का काम है उनका काम सेल्स करना ही रहेगा कि वो सेल्स करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लियरली पता रहता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता रहेंगी तो उनको अपना जो एरिया है वो एरिया को ईजिली वो मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो इंटीग्रेट हो जाते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन ईजिली चलता रहता है। तीसरी बात, हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो डिविजनल हेड्स होते हैं are accountable for profits as revenue and cost related to different departments can be easily identified and assigned to them. It helps in fixation of responsibility in case of poor performance of the division। देखिए जो, क्योंकि यहाँ पे जो हेड्स बनाए जाते हैं वो डिवीजन वाइज बनाए जाते हैं। जैसे कि डिवीजन वाइज हमने अलग अलग हेड्स बना रखे हैं, सबके अलग अलग सीईओ हैं। जैसे हमने अभी एक चार्ट में देखा था कि फुटवियर का अलग सीईओ है और रिटेल का अलग सीईओ है। ठीक है, फुटवियर्स का अलग सीईओ है। तो वो लोग सब अपने डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उनकी जो भी कंपनी की डिवीज़न की परफॉर्मेंस पुअर हो चाहे अच्छी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहती है। अगर जो है, जैसे रिलायंस आप ले लीजिए, तो रिलायंस का अगर एनर्जी सेक्टर डाउन चल रहा है तो पूरे कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते हैं। वो सिर्फ एनर्जी सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसका पर्टिकुलर सीईओ होगा। ठीक है, तो वो जो सीईओ होगा वो अपने पूरे नीचे की टीम को जो है क्वेश्चनिंग करेगा। जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ एनर्जी वाले की सीईओ जो होंगे उसको पकड़ेंगे। ठीक है, अब उसी के उसमें अगर जियो अच्छा कर रहा है तो जियो के लिए तारीफ़ की जाएगी और जियो की वजह से पूरी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन एनर्जी सेक्टर डाउन चल रहा है तो एनर्जी सेक्टर को ही ब्लेम किया जाएगा, सबको ब्लेम नहीं किया जाएगा। तो लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है, उनकी सारी जो भी अथॉरिटी है और जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो सब कुछ पहले से फिक्स रहती है। पूरी कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। चौथी बात, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शंस एज एन ऑटोनोमस यूनिट्स विच लीड्स टू फास्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि जो यहाँ पे जो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो डिविजन्स बनाए जाते हैं वो सब सेपरेट होते हैं, उनका किसी दूसरे डिवीजन से कोई मतलब नहीं होता, वो लोग दूसरे डिविजन्स में इंटरफेयर नहीं करते, सबको अपने डिवीज़न से मतलब होता है। और डिवीज़न में भी जो फंक्शनल बनाया गया है, परचेज सेल्स वगैरह, उसको भी अपने फंक्शन से मतलब होता है। इसीलिए कंपनी में ईजिली फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रमोट हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, डिवीज़न वाइज ईजिली चेंजेस हो सकते हैं। उसमें इनिशिएटिव्स मिलता है वर्कर्स को। अगर एम्प्लॉयज़ अगर कोई अपना अच्छा सेशन दे रहा है, अपनी बात कह रहा है और मैनेजमेंट में उसको वेलकम किया जाता है और अगर उससे फ़ायदा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है, ईजिली डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो इतने सारे फ़ायदे डिवीज़न के होते हैं, डिवीज़न स्ट्रक्चर के। अब देखिए डिसएडवांटेजेस इसके। तो 3 डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके। तो सबसे पहला जो है, कन्फ्लिक्ट अमंग डिविजन्स ऑन फंड एलोकेशन। यानी कि फंड एलोकेशन में बहुत इसमें जो है कन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। दूसरा, इंक्रीज कॉस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। और तीसरा है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। देखिए डिटेल में कि पहला है कन्फ्लिक्ट में अराइजिंग अमंग डिफरेंट डिविजन्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डिवीज़न वाइज बना दिए जाते हैं अलग अलग। तो हर एक जो डिवीज़न है,
जैसे मैनेजर्स हैं सेपरेट डिविजन्स को और सीईओ जो है वो उसको संभाल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी फंक्शनल जैसी ही बात आ जाती है। जैसे फंक्शनल में डिपार्टमेंट वाइज क्लैशेस होते हैं, ऐसे यहाँ पर डिवीज़न वाइज क्लैशेस हो जाते हैं। जो डिवीज़न वाइज जो मैनेजर्स होते हैं, जो हेड्स होते हैं, वो केवल अपने डिविजन्स को ही प्रेफर करते हैं और अपने डिविजन्स से ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। जैसे अगर आप रिलायंस कंपनी की बात करें, टाटा कंपनी की बात करें, तो उनके जो डिविजन्स बनाए गए हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर है रिलायंस में या फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है रिलायंस में, तो वो सिर्फ अपने ही सेक्टर के बारे में सोचेंगे, वो पूरी कंपनी के बारे में, रिलायंस के बारे में नहीं सोचते हैं वो लोग। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर कोई पुअर परफॉर्मेंस अगर रहता है किसी सेक्टर का, तो उससे पूरी कंपनी का नाम खराब होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने जो है सेक्टर से ज़्यादा सोचते ही नहीं है, हम डिवीजन से ज़्यादा सोचते ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसका असर दूसरे डिविजन्स को मिलता है। अगर कंपनी का नाम खराब होगा रिलायंस का, तो इसका असर सभी सेक्टर्स में पड़ेगा, सभी डिविजन्स में पड़ेगा। तो इसी वजह से जो दूसरे डिविजन्स के जो मैनेजर्स हैं, जो दूसरे डिविजन्स के जो हेड्स हैं, उनका आपस में कन्फ्लिक्ट बना रहता है। वो एक दूसरे की रिसोर्सेज को लेके, रिसोर्सेज एलोकेशंस को लेके, प्रायोरिटीज़ को लेके हमेशा कन्फ्लिक्ट्स उनके मन में रहते हैं, झगड़ा रहता है। जैसे कि रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी की जो पैसा आता है रिलायंस कंपनी में, जो फंड्स आते हैं वो शेयर होल्डर से आते हैं। तो शेयर होल्डर्स तो कंपनी के नाम से दे रहे हैं, उसके बाद में जब पैसा आ जाता है तो उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग डिविजन्स में। तो डिविजन्स में जब पैसा अलॉट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, तो उसको लेके हमेशा मैनेजर्स और जो सीईओ वगैरह होते हैं उनका आपस में कन्फ्लिक्ट बन जाता है कि हमें इतना कम पैसा मिला है या फिर हमें इतना कम फंड मिला है, हमें और मिलना चाहिए था। तो इस तरीके से जो इनका आपस में जो झगड़ा रहता है वो हमेशा बना रहता है, और ये प्रॉब्लम कंपनी को लेकर ले डूबती है कभी कभार। ठीक है। दूसरा है चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन। देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ विच लीड्स टू हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, अक्सर डिविजनल में डुप्लीकेसी रहती है वर्क की, क्योंकि अलग अलग डिविजन्स बनाए जाते हैं और डिविजन्स अलग अलग बनाने की वजह से एक जैसे काम अलग अलग डिविजन्स में हो जाते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे रिलायंस में कि जियो सेक्टर जो टेलीकम्युनिकेशन है वो अलग है, एनर्जी का अलग है और पेट्रोलियम का अलग है। तो एक जैसे वर्किंग हो सकता है कि एक मतलब अलग अलग डिविजन्स में जैसा काम हो रहा होगा, तो जिस वजह से वहाँ पे फंड्स का मिसयूज़ होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और ये जो है प्रॉब्लम कंपनी के ऊपर बेफालतू में बन जाती है। और तीसरी बात है सेल्फिश एटीट्यूड। देखिए अक्सर जो है, जो डिविजनल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कंपनी में, जब कंपनी एक्सपेंड करती है, तो वहाँ पे सिर्फ सेल्फिश एटीट्यूड बन जाता है लोगों में। जो वर्कर्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ अपने ही डिवीजन के बारे में सोचते हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो ओवरऑल नहीं जाता, यानी कंपनी के बारे में वो ओवरऑल नहीं सोच पाते। वो सिर्फ अपने डिविजन्स के बारे में ही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमारा जो डिवीज़न है, जो हमारा सेक्टर है, वो ग्रो करना चाहिए, हमें जो है हमने वो सोचते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इतना सेल किया है इस मंथ में या इतना प्रोग्रेस हमने किया है, तो इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, हमें इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, हमें बोनस मिलना चाहिए। तो उसके लिए वो संघर्ष करते हैं और ये नहीं देखते कंपनी का नाम कैसा चल रहा है, कंपनी ख़राब चल रही है, कंपनी दूसरे सेक्टर्स की वजह से लॉस में चल रही है, तो उसके लिए वो नहीं कहते कुछ भी। वो कहते हैं कि भाई हमने अपनी डिवीज़न में अच्छा काम किया है तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन कायदा तो ये है कि अगर कंपनी अगर सही नहीं कर रही है दूसरे सेक्टर्स की वजह से, तो डिवीज़न जो है उसका बेनिफिट किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो लोग सेल्फिश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरे डिविजन्स के बारे में सोचते ही नहीं है, कंपनी के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। तो जिस वजह से क्या है, इसका नुकसान कंपनी को ज़रूर झेलना पड़ता है। तो ये सारे डिवीज़न स्ट्रक्चर के लॉसेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सूटेबिलिटी कहाँ है इसकी। देखिए सूटेबिलिटी वहाँ पे है जहाँ पे बहुत लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स में डीलिंग करती है। एनर्जी सेक्टर अलग है, ऑयल सेक्टर उसका अलग है, टेली कम्युनिकेशन अलग है। ऐसे टाटा को आप ले लीजिए, टाटा भी अलग अलग कामों में, अलग अलग चीज़ों में डीलिंग करती है। उसका भी मोटर्स का काम अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अलग है, आईटी सेक्टर उसका अलग है, उसका रियल सेक्टर अलग है। तो वहाँ पे ऐसी जगह जब कंपनी जब ऐसी चीज़ों में डीलिंग करती है, तो वहाँ पे डिवीजन स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। और दूसरा, जब ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द अकाउंट, जब बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में जब कंपनी डीलिंग करती है, अलग अलग पार्ट्स में डीलिंग करती है, तो वहाँ पे क्या है, डिवीजन स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो ये डिवीजन स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर दो हो गए। अब देखिए इसका डिफरेंस एक बना रखा है चार्ट, इसको देखते जाइए, इसको जल्दी आपको लर्निंग में आसानी मिलेगी। देखिए फंक्शन वाइज अगर हम देखें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शन वाइज बेस्ड होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट वाइज बेस्ड होता है। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो फंक्शन वाइज ये फंक्शन स्पेशलाइजेशन होती है, इसमें प्रोडक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट होता है फंक्शनल में, डिफ़िकल्टी
बहुत मुश्किल हो जाती है कि भाई किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए, किस डिपार्टमेंट को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन डिविजनल में क्या है कि इजीली आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि डिवीज़न वाइज अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शनल चल रहा है, तो आप इजीली वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। मैनेजमेंट जो है, डेवलपमेंट, मैनेजर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल होता है फंक्शनल में, क्योंकि जो है सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज अलग, सेल्स अलग, मार्केटिंग अलग, तो किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए, किसकी मैनेजर डेवलपमेंट हो, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डिविजनल में क्या है, ईजी हो जाता है, क्योंकि डिविजनल वाइज है, उसमें अलग अलग बने हुए हैं, तो ईजिली हो जाता है। कॉस्ट जो है फंक्शनल में आसानी रहती है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम करती है कंपनी, तो कम खर्चे में उनका जो है वर्किंग हो जाती है। लेकिन डिविजनल में ऐसा नहीं होता। डिविजनल में क्योंकि डिविजन्स बने हुए हैं, अलग अलग टेरिटरी वाइज डिविजन्स हैं, ठीक है, एरिया वाइज डिविजन्स हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे क्या खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। फंड्स आते हैं, फंड्स को एलोकेट करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। सिक्स पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, जो अगर कोई कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, तो मल्टी प्रोडक्ट में भी अगर वो फंक्शनल अगर फॉलो कर रही है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, बहुत मुश्किल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अगर कोई कंपनी कर रही है, जैसे सैमसंग आप ले लीजिए, तो सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अगर है, तो उसमें भी क्या है, डिवीज़न वाइज बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कि अब जैसे मान लीजिए अलग अलग यूनिट्स हैं सैमसंग की, टीवी का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का अलग है, मोबाइल्स तो अलग हो गई। खैर, इलेक्ट्रॉनिक्स के कामों को आप देखिए, तो उसमें क्या होता है कि सबको ब्लेम करना मुश्किल हो जाता है, किसको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो डिवीज़न में अगर काम करे सैमसंग कंपनी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग कर दे, मोबाइल्स को अलग कर दे, ठीक है, तो इस तरीके से अगर अलग अलग करे, तो वो उसको ईजिली हम फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो है एक रेफरेंस आप याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। गुड बाय फॉर नाउ।